कि या तो जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो या फिर एंटिसिपेशन की डिसॉल्व हो सकती है, ऐसे केस में सारे पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स एक दूसरे पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन देयर नेगोशिएशन, कि तुमको ये काम ऐसा सिमिलर बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं करना है, या फिर फर्म का जो गुडविल कोई खरीद रहा हो और पार्टनरशिप बेच रहा हो, तो वो सारे पार्टनर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पूरी फर्म मतलब पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि तुम लोग को नहीं करना है सिमिलर, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। पॉइंट ही वही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज द कीवर्ड जो आना चाहिए। क्या तुम लोगों को एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड का एक्सेप्शन का पहला पार्ट समझ में आ गया? एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सेल ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स एग्रीमेंट। यस, इजी। चले रेस्ट्रिक्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की तरफ चलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस यानी कि जहां पर जजेस ने ये ऐसे नियम डेवलप किए हैं कि यार है ना, इन इन जगहों पर जरूरी है कि सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट किया जाए काम धंधा करने से, तो ही सही रहेगा। आइए एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को पहले मैं समझा देता हूं। देखो, ट्रेड कॉम्बिनेशन इसमें पहला है, सेकंड है सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स, तीसरा है सर्विस एग्रीमेंट्स। समझना चालू करो। एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इन तीन जगहों पर काम धंधा करने से रोका जा सकता है। कैसे? आओ सबसे पहले सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स समझते हैं। आप लोगों ने कभी ब्रांड स्पेसिफिक आउटलेट्स देखे हैं? ब्रांड स्पेसिफिक आउटलेट्स जहां केवल एक ब्रांड का सामान मिलता हो, जैसे कि बाटा, बाटा कंपनी का, बाटा शूवेयर का शोरूम, ठीक है, या फिर आपने लेवाइस या रैंगलर के जो जीन्स आती है ना उनके स्पेसिफिक आउटलेट्स देखे देखे ही होंगे यार, तुम सब यंगस्टर्स हो, जाके कुछ ना कुछ खरीदते ही होगे, ठीक है। जैसे कि प्यूमा का, जैसे कि नाइकी का, वहां केवल प्यूमा के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वहां केवल नाइकी के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बाटा वाले में बाटा के ही मिलेंगे, लेवाइस में लेवाइस के ही मिलेंगे, रैंगलर में रैंगलर के ही मिलेंगे। तो इट इज सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स। सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स में मान लो प्यूमा कंपनी ने, मान लो देव पासारी को अपनी फ्रेंचाइजी दी, फ्रेंचाइजी में समझते हो ना, लाइसेंस दिया कि तू हमारे नाम का शॉप खोल मतलब हमारे नाम से आ, हम तेरे को हमारा फ्रेंचाइज दे रहे हैं, नाम से तू शोरूम लगा सकता है, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो शोरूम है ना, वहां पर केवल प्यूमा के ही प्रोडक्ट्स रहेंगे, और किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस वाले शोरूम में आप नहीं रख सकते हो। दैट मीन्स वी आर रेस्ट्रिक्टिंग देव कि वो मतलब इस पर्टिकुलर शोरूम के लिए सोलली हमसे ही डील करे। तो सर ये जरूरी भी तो है, यदि प्यूमा का शोरूम खुल रहा है और कल को देव पासरी वहां के नाइकी के शूज रख देवे, तो फिर क्या मतलब है, प्यूमा की तो एस्तेसी हो जाएगी ना। इसलिए सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि है वहाँ केवल जो भी काम धंधा इस वाले शोरूम के लिए कर रहे हैं वो हमारे साथ ही करें, और किसी के साथ नहीं करेंगे, या और किसी के प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, सोलली हमारे साथ में ही डील्ड प्रोडक्ट्स को रखेंगे। क्या ये वाजिब रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है, बताइए? होना भी चाहिए ना। यस, क्या बोलते हो तुम लोग, समझ में आया ये पॉइंट? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया यस। सर। ठीक है, इजी है। अच्छा, सोल डीलिंग एग्रीमेंट्स का एक और एग्जांपल देखो। मान लो कि हमारा पुलकित, पुलकित आया या नहीं, पुलकित जो है ना वो कंगे मैन्युफैक्चर करता है, कोम्स, ठीक है। उसने एक अपना छोटी फैक्ट्री डाली है कंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब है ना एक बहुत बड़ी चेन आई, जो रिटेल चेन होती है ना वॉलमार्ट टाइप की, ऐसा समझ लो, वॉलमार्ट या रिलायंस रिटेल करके आई, इसके पास में कोई भी एक आ गई, बोला कि मैं तेरे से डील करना चाहती हूँ कंगे खरीदने की, लेकिन हमारी एक शर्त है, तू अपना सारा प्रोडक्शन हम ही को बेचेगा, हमारे अलावा और किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है। और इतना बड़ा ऑर्डर हम देंगे वगैरह वो सारी बात है, लेकिन तो अपना सारा प्रोडक्शन हमको ही भेजेगा, हमारे अलावा और किसी से डील नहीं करेगा। तो सर ये भी एक तरीके का सोल डीलिंग एग्रीमेंट है, यू विल सोलली डील विद अस ओनली, नो बडी एल्स इन द मार्केट।
सोल डीलिंग एग्रीमेंट, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन उसको काम धंधा दूसरे के साथ में करने से रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वैलिड रेस्ट्रिक्शन है एज पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। क्या आप लोगों को सोल डीलिंग एग्रीमेंट समझ में आ गए? ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से निकल के आया। कब निकल के आया? जब लोगों ने ऐसे एग्रीमेंट्स तोड़ने चालू कर दिए, प्यूमा के ऑफिस, प्यूमा के शोरूम में नाइकी के प्रोडक्ट्स रखने चालू कर दिए, तब आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड कॉम्बिनेशन पे। आपने सुना है अपने, मान लीजिए, मान लीजिए ये आपकी कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, कपड़ा मार्केट है मुंबई में, क्रॉफर्ड मार्केट है या कौन सा है? इज इट क्रॉफर्ड मार्केट या क्या है? कोई नाम है ना वहां पर स्ट्रीट मार्केट का? हाँ सर वही है। वही है। ठीक है, तो सर ये कपड़ा मार्केट है, ठीक है, स्ट्रीट्स पे लगता है। वहां 1 से लेके 20 शॉप नंबर तक वाले ने सबने आपस में क्या किया? ट्रेड कॉम्बिनेशन बना लिया। ट्रेड कॉम्बिनेशन बना लिया। अब देखो, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन जो है, ये वाला एग्रीमेंट वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूँ। देखो, यदि ये लोग ने, इनकी ट्रेड कॉम्बिनेशन बन गई जिसमें ये सभी 20 के 20 दुकानदार उसके ट्रेड कॉम्बिनेशन के मेंबर बन गए, ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर बन गए, क्रॉफर्ड मार्केट्स ट्रेडर्स एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रेट लिस्ट जारी कर दी कि कोई भी जो दुकानदार है वो जैकेट 1500 से कम नहीं बेचेगा, वो ट्राउजर्स 1000 से कम नहीं बेचेगा, वो शर्ट्स 500 रुपए से कम का नहीं बेचेगा, वो जीन्स 1200 से कम का नहीं बेचेगा। ठीक है, उन्होंने एक रेट लिस्ट जारी कर दी कि इस ट्रेड एसोसिएशन का कोई भी मेंबर इससे कम में नहीं बेचेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो, ये जो इससे कम में है ना, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। ये चीज वैलिड भी हो सकती है, यही चीज वॉइड भी हो सकती है। कैसे समझना? इफ द पर्पस ऑफ द ट्रेड कॉम्बिनेशन इज, मतलब बिल्कुल सही है ये ऑर्डर निकालने के पीछे। क्यों? कई बार क्या होता था, मान लो ये जो 10वें नंबर का दुकानदार है, इसके पास में दो धंधे थे। एक तो था ये क्रॉफर्ड मार्केट की शॉप, दूसरा था इसका कि है ना, इसके पास में एक कोई फैक्ट्री और थी दूसरे काम की। ठीक है, जब कभी भी फैक्ट्री में वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती, ये क्या करने लग जाता, या जो सामान शॉप का पड़ा था ना, ये बहुत ही सस्ते दामों में बेचने लग जाता था, ताकि इसको वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ यहां से हो जाए और वो फैक्ट्री में उस वर्किंग कैपिटल को घुमा ले हुए वहां ले जाए। ठीक है, इससे क्या होता था, बाकी दुकानदारों का माल बिकना ही बंद हो जाता था, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही कम रेट में, ताकि इसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट शॉप के का पैसा वहां राउट हो जाए, इस तरीके से करता था। यदि इस गलत काम को रोकने के लिए ऐसा, गलत काम को रोकने के लिए ऐसा तरीके का ऑर्डर निकाला है, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कोई भी दुकानदार ये चीजें इनसे कम प्राइस पे नहीं बेचेगा, तब तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। इफ द उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब इफ द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर इज टू स्टॉप दिस माल प्रैक्टिस ऑफ दिस पर्सन, तब तो ये बिल्कुल वैलिड है। ये ट्रेड कॉम्बिनेशन ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए कि जैकेट इससे कम में नहीं बेचना, टी शर्ट इससे कम में नहीं बेचना। लेकिन यदि ट्रेड कॉम्बिनेशन का उद्देश्य ये है अननेसेसरी प्राइस रिक करके कि ये हम इधर हम ही 10-20 जने बेचने वाले हैं, हम सब आपस में क्या करते हैं, एका कर लेते हैं कि अब से इससे कम में नहीं बेचेंगे, तो सर ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, इसका उद्देश्य गलत है, वॉइड है। ठीक है, तो इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अभी रिसेंटली मैं आपको एक केस बताता हूँ। इंडिया की 4 बड़ी सीमेंट कंपनीज थी, एक का नाम था श्री सीमेंट, एक का नाम था अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसे मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे ये नाम ले रहा हूँ। एक का नाम था वांगर सीमेंट, एक का नाम जो भी कुछ और XYZ सीमेंट। इन्होंने क्या किया, एक तरीके से कार्टेल बना लिया। आपने इकोनॉमिक्स में सुना है कार्टेलाइजेशन? हैव यू हर्ड अबाउट इट? कार्टेल बना लेते हैं आपस में और अननेसेसरी प्राइस रिगिंग कर देते हैं। एकदम से देखा गया कि सारी कंपनियों ने अपने सीमेंट की प्राइसेस को फ्रॉम 250 सीधा 275 या 300 पे ले गए।
मार्केट में किसी की भी 300 से कम नहीं, सबकी प्राइस सही। इन्होंने क्या आपस में साठ गांठ करके प्राइस रिगिंग कर ली ट्रेड कॉम्बिनेशन के तौर पे। तो अब ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि मार्केट में वो क्या कहते हैं, उसकी प्राइस बढ़ गई सीमेंट के रॉ मटेरियल की, या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था, बस इन्होंने सबने मिल बांट के कर लिया। सो इस ट्रेड कॉम्बिनेशन का उद्देश्य क्या था? वॉइड था। यही अ, मतलब ये दोनों ट्रेड कॉम्बिनेशंस के रेस्ट्रिक्शंस वैलिड भी हो सकते हैं, वॉइड भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन वो रेस्ट्रिक्शंस किस पर्पस के लिए लगाए गए हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया सभी जन को? बोलो हाँ या ना। इजी है ना? कनक, रिया? तो यस सर। हाँ हाँ जी बोल। तो एक बार फिर से वो समझा सकते हो क्या वॉइड है और क्या वैलिड है? देख थोड़ा यदि है ना, कंफ्यूज। यदि मेरा आपके ऊपर ऐसे कि इस प्राइस से कम नहीं बेचना है ये माल, ये लगाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही रीजनेबल है। क्यों रीजनेबल है? ये एक कुछ बंदे ऐसा करते थे अपने सेकंड धंधे के लिए, चीजें के पैसे के लिए, वहां सेकंड धंधे में पैसे की जरूरत होती थी तो कपड़े के धंधे को लॉस में बेच देते थे। ठीक है, कपड़े लॉस में बेच के पैसा वहां ले जाते थे, तो बाकी लोग अपना माल ही नहीं बेच पा रहे थे, पड़े पड़े वो उनकी मतलब महीना खराब होता जाता था। ठीक है, तो इस वजह से यदि आपने रेस्ट्रिक्ट किया है कि इस रेट से कम नहीं बेचना, तो आपका उद्देश्य रेस्ट्रिक्ट करने का बिल्कुल सही है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, ताकि मतलब ये माल प्रैक्टिस को बंद किया जा सके। लेकिन यदि अननेसेसरीली आप सब ने मिलके कि अब से हम जैकेट इससे कम में नहीं बेचेंगे, ट्राउजर इससे कम में नहीं बेचेंगे, जबकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। लॉजिक क्या था? बस कस्टमर को इससे सस्ता नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो फिर वो रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड कॉम्बिनेशन के क्या थे? वो वॉइड रेस्ट्रिक्शन थे, गलत रेस्ट्रिक्शंस थे। तो फिर वो मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, दिया, न्यू दिया, यस सर। समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर। ठीक है। ओल्ड दिया, दिया शेट्टी। यस। ठीक है चलो। वंशा शर्मा तेरे को आ रहा है या चुप चुप बैठी हाँ। हुई है? नहीं सर, आ रहा है। देखो अपने सरनेम को चरितार्थ मत कर देना। शर्मा नाम है तो शर्माना जरूरी नहीं है भैया। खुल के क्वेश्चन पूछने। चलिए आइए, नेक्स्ट सर्विस एग्रीमेंट। देखो, आप यदि किसी के यहाँ पर सर्विस करते हो, मान लो कि है ना पुलकित सीए बन गया। ठीक है, पुलकित सीए बन गया, खूब पढ़ाई करी और सीए बन गया। सीए बन गया तो एक मुंबई में नारीमन पॉइंट पे खूब सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे हुए हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में इसको जॉब मिल गई। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी छुट्टी मिलेगी, ऐसा वैसा ये काम करना पड़ेगा। उसमें एक टर्म एंड कंडीशन में एक कंडीशन और डाल दी कि सर, जब तक आप हमारे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तब तक आप कहीं और जॉब नहीं करेंगे। तो इसमें क्या गलत है भाई? कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो आप सर्विस एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किसी को भी काम धंधा करने से रोकने के लिए। आप सर्विस एग्रीमेंट में ये भी रेस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारे पढ़ेंगे अपन। देखो मैं सारे यहाँ नहीं बता सकता, जब अपन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि सर जब तक आप हमारे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से छोड़ने के 2 साल बाद तक आपको हमारे कॉम्पिटिटर के यहाँ नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे सारे राज नहीं तो आप उसको बता दोगे। तो सर ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन सर्विस एग्रीमेंट्स में मैं आपको मतलब अपन डिस्कस करेंगे ऐसे 2-4 तरीके के, जिसमें कुछ वैलिड होंगे कुछ गलत होंगे रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है भाई? तो सर ये था तुम्हारे कहते हैं ना जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में, ये 1 2 3 का जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया है मैंने। क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, इसमें से क्वेश्चन खूब सारे आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पूरे पार्ट में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी उठा के आ सकता है, और भर भर के आए हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स में, तो सीरियसली लेना है इसको। चलिए ये हो गया हमारे, ये अब मतलब है ना आज चालू नहीं कर पाएंगे ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, तो इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट को अपन कल चालू करते हैं। ठीक है, तो वो जो 3 या 4 जने थे उनको छोड़ के बाकी लोग जा सकते हैं।